जय भीम। जय भीम। मैं सपना नालंदा अकेडमी की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट। मैं संघमित्रा कलेक्टिव की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो हमारे फर्स्ट सावित्री माई फुले वीमेंस कॉन्फ्रेंस में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जिसमें से विदर्भ की 11 डिस्ट्रिक्ट से 126 लड़कियां यहाँ पे आई हैं और उसी के साथ हमारी वीमेंस स्टूडेंट्स एलुमिना 50 आई है। उनका भी यहाँ पे स्वागत करती हूँ। अभी मैं हमारे चीफ गेस्ट कांता आई जी हुमने जी को दीप प्रज्वलित के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद सभी को। मेरा नाम अपूर्वा है और मैंने मेरा मास्टर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से कंप्लीट किया है। मैं आज आपको नालंदा क्या है, संघमित्रा क्या है और ये जो हम मिले हैं ये कॉन्फ्रेंस में, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। सावित्री माई, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके विचारों से प्रेरित होके हमने ये एकेडमी 2013 से शुरू की है। पिछले 10 वर्षों के दौरान नालंदा के लगभग 1600 से अधिक छात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और 37 स्टूडेंट अभी फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं। संघमित्रा कलेक्टिव नालंदा के ही जो एलुमनाई हैं उनकी हेल्प से ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। जो हम जब एलुमनाई यूनिवर्सिटी में गए, उनको कुछ जैसे प्रॉब्लम फेस किया उन्होंने एजुकेशन के रिलेटेड या कुछ अलग, तो वो आके उन्होंने ऐसे सोचा कि एलुमनाई ने कि ये हम सब मिलके हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सके एक दूसरे के साथ और इसको सॉल्व कर सके। इसके लिए संघमित्रा कलेक्टिव का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2017 में सावित्री माई की जयंती पे। संघमित्रा कलेक्टिव का उद्देश्य गुणवत्ता उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुजन महिलाओं छात्राओं को मदद करना है। हर साल जब गर्मियों की छुट्टियां होती है तो हम एक सावित्री माई फुले एजुकेशन फेयर भी रखते हैं, जहाँ पे हमारे एलुमनाई आते हैं हर यूनिवर्सिटी से और वो हम जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हम गाइडेंस देते हैं और हमारे एलुमनाई उनके साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हमने भी यहाँ आने से पहले कुछ प्रॉब्लम फेस की और अब तब जाके यहाँ पे आए हम, और अभी हम अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ के आए। तो ऐसे ही जो अलग अलग जो स्टूडेंट है, गर्ल्स स्टूडेंट है, उनको हायर एजुकेशन के बारे में बताना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस कॉन्फ्रेंस का। हम आगे जाके करेंगे इसको बड़ा, लेकिन स्टार्टिंग हमने इसे विदर्भ के स्टूडेंट के लिए रखा है। विदर्भ की जो ग्रामीण एवं बहुजन महिला छात्राओं को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सहायता मंच प्रदान करना, ये हमारा इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव है। उच्च शिक्षा के बारे में नालंदा के पूर्व छात्राओं के साथ बातचीत करने के लिए उनको एक अवसर प्रदान करना, नालंदा की छात्राओं को नेतृत्व कौशल्य सीखने का अवसर प्रदान करें, उच्च शिक्षा में बहुजन महिला छात्राओं के लिए एक मजबूत और जीवंत मंच, राष्ट्रीय मंच निर्माण करने, ये इस पूरे कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। थैंक यू। इस साल नालंदा अकेडमी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 1600 से ज़्यादा बच्चे अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की।
और कुछ बच्चे जो है वो अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। उसमें से कुछ वीमेन स्टूडेंट्स वो हमारे बीच आई हैं, वो अपना कुछ हमारे साथ शेयर करेंगी, अपनी जर्नी, अपना बैकग्राउंड वो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। तो मैं उनको इनवाइट करूंगी मंच पे। जय भीम सभी को। जय भीम। जय भीम। ओके गुड। मेरा मराठी मीडियम था, पहले से मैं झेडपी स्कूल से ही पढ़ी हूँ, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है वो झेडपी स्कूल से ही मैंने मेरा पूरा एजुकेशन किया है मराठी मीडियम में। उस टाइम उतना इंटरेस्ट जैसा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था, बट ऐसे घर वालों ने बोला कि नहीं साइंस में करना है, इसलिए मैंने 11th और 12th मैंने साइंस में किया। डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क वर्धा में है, तो वहाँ पे मैंने मेरा BSW किया। फिर सर जब आए तो मैंने सेकंड ईयर में सर जब वहाँ पे क्लासेस लेते थे तो वो ज्वाइन किया। धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, सर के जैसे क्लास करने लगे तो एक बात समझ में आई कि मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन मुझसे ज़्यादा या मतलब मैंने सर में एक देखा कि सर हमेशा बच्चों को इतना इनकरेज करते हैं, मतलब वे मेरे लिए भी कि जितना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो सर को पता है कि बच्चे कर पाएंगे। सर को देख के ना एक इतना मोटिवेशन मिलता है कि सर अगर हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपना 100% दें। जब मैं ग्रेजुएट मतलब फाइनल ईयर में थी तभी मैंने TSNET की एग्ज़ाम दी थी, तो मेरा सिलेक्शन 2 इसमें हुआ था। एक वुमेन स्टडीज़ में हुआ था जो TISS मुंबई से है, और एक मेरा एक PG डिप्लोमा यूनिसेफ है, यूनिसेफ का एक PG डिप्लोमा है वॉश का, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का, जो कि ऑल ओवर इंडिया में तुलजापुर के कैंपस में ही वो अभी डिप्लोमा है। तो फिर मैंने उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैंने वो चूज़ कर लिया। तो जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत सारे चेंजेस है, लाइक जब आप एक रूरल एरिया से एकदम जहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं रहता, आप वहाँ पे देखते हो वहाँ पे बड़ी बड़ी क्लासरूम्स है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट से बच्चे आते हैं, तो उनको देख के हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि आज मैं आप सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ, हिंदी में इंग्लिश में भी बात कर सकती हूँ, मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बात तो अच्छे से समझा सकती हूँ किसी को भी। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे सर से मिला है। अगर जब मैं खुद बाहर पढ़ती हूँ, बाहर पढ़ रही हूँ, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा, जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे क्या चाहिए। और बाद में जैसे मैं जब हम इकोनॉमिकली थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते तो वो और कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। आज मैं मेरा खुद का ही नहीं करती तो मैं अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे खुद पे बहुत प्राउड होता है। और सर के लिए मैं बहुत ये जो कुछ भी मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अनुप कुमार सर, तो थैंक यू सो मच सर जी। सबसे पहले तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। नालंदा इज़ लाइक माई फैमिली, ठीक है। अभी मुझे इतना पता है कि अगर कुछ भी चैलेंजेस आते हैं या कुछ भी है तो मेरा ऐसा एक ग्रुप है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, मतलब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल जो भी चैलेंजेस है, लेकिन यहाँ पे मैं खुद से बात कर सकती हूँ। ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली जो मेरे सपोर्ट में रहेंगे, मुझे पता है कि मैं इनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकती हूँ और उनसे मुझे अच्छे से मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, वो मुझे सही गलत नहीं ठहराएंगे। लाइक जो हमारा संगमित्रा का प्लेटफॉर्म है वो वही हमारी मतलब जो भी गर्ल्स है जो भी हमारी नालंदा में आ रही है वो वाली है, और जो भी एलुमनाई है, तो हमने इसीलिए वो क्रिएट किया है कि ताकि वो वहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म जो खुद का लगे कि मेरा है, जहाँ पे मैं खुद से बात कर सकती हूँ, जो अपनापन लगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर जी, थैंक यू सपना भाई। जय भीम। जय भीम सभी को। मेरा नाम मयूर है और मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। करेंटली आई एम इन माई 4th ईयर ऑफ BLS LLB इन मुंबई यूनिवर्सिटी। एज ऑफ नाउ मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मेरा 12th तक साइंस था और उसके बाद में मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मुझे ये पता नहीं था कि किस फील्ड में जाए। मैं नालंदा ज्वाइन कर लिया 2019 में। तो ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मेरे में इतना नहीं था, और फिर धीरे धीरे ऐसा एनवायरनमेंट बना और नालंदा एक फैमिली बन गई, और ऐसा था कि ये फैमिली में हमको ग्रो करना है बस। तो फिर मेरा ऐसा था, धीरे धीरे मैं पढ़ते गई और 12th वालों के लिए सर एक सेपरेट बैच लेते थे क्लैट और MHCET का, उसमें मैं ज्वाइन किया, वो क्लास अटेंड करना चालू किया और डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ाने लगे जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी नया था। धीरे धीरे सब लीगल टर्म्स ये वो पढ़ने लगी
और उसके बाद मैं ऐसे इंसान के बारे में पढ़ी जो कि अपने रिपब्लिक इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और उनका मोटिवेशन लेके मैं उनकी लाइफ का जर्नी पढ़ के इतना मुझे मोटिवेट हुआ कि मैं लॉ चूज़ कर ली। एज एन एवरेज स्टूडेंट मेरा इतना इंग्लिश भी ठीक था नहीं, क्योंकि एक रूरल एरिया से आते हो तो उस वक्त इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहती है लाइफ में। तो सर जो न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल वगैरह पढ़ाते थे, उससे मुझे जीके भी बिल्डअप हुआ और इंग्लिश भी बिल्डअप हुआ। अगर सर का सपोर्ट नहीं मिलता, नालंदा का सपोर्ट नहीं मिलता, तो शायद मैं ये चूज़ नहीं कर पाती और यहाँ तक के तो मैं कभी आ ही नहीं पाती। अभी मैं करंटली मेरे कॉलेज में क्लब सर्विस की डायरेक्टर हूँ, जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट इवेंट्स वगैरह, और मैंने अभी तक जजमेंट राइटिंग एंड मूड कोर्ट्स ये सब कंपटीशन में मैं हिस्सा ले चुकी हूँ और काफ़ी सारे कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। कोई भी चीज़ जो है आसान तो नहीं है, पर तुम जितना हार्डवर्क करोगे उतना तुमको आसान लगने लगेगा। मुझे मास्टर्स करना है LLM में, ह्यूमन राइट्स में, और साथ ही में मैं प्रैक्टिस भी करना चाहूँगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग खुद पे भरोसा रखें और ऐसा ही वर्क करते जाएं। संगमित्रा जो प्लेटफॉर्म है हमारा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरे लिए एज अ वीमेन स्टूडेंट। वहाँ पे हम हमेशा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, खुद का अचीवमेंट शेयर करते हैं, खुद का जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ है वो शेयर करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन उससे मिलता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहा है। और मैं लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ। थैंक यू। जय भीम, जय सावित्री एवरीवन। फर्स्ट टाइम अनूप सर को मैं मिली थी नागपुर यूनिवर्सिटी में। एक प्रोग्राम था कि हायर एजुकेशनल स्पेसेस में किस तरह से कास्टिज़म की वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती है, उसके बारे में सर का स्पीच सुना था। तब मैं नागपुर में जर्नलिज़म पढ़ रही थी और काम भी कर रही थी। सर का जब स्पीच सुना तो ऐसा लगा सर तो ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं शायद। तो स्पीच के बाद सर से मिली, फिर सर ने नालंदा के बारे में बताया, पर डायरेक्टली जाने का कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि जो भी काम कर रही हो वो छोड़ के नालंदा में जाना चाहिए और मैं शायद हायर एजुकेशन ले पाऊँगी, ये सब कॉन्फिडेंस मुझे नहीं था। नालंदा में आके मुझे अपने बारे में पता चला, फिलॉसफिकल लेवल पे नहीं, बट इस सोसाइटी में मेरी क्या जगह है और उस जगह की वजह से कितनी सारी दिक्कतें आ रही है, और ये जो है मतलब जो कमियां हैं वो मुझ में नहीं, ये किस वजह से है, इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये नालंदा में आके मुझे पता चला। तो नालंदा में मुझे लगता है कि ये जो जनरेशनल कल्चरल कैपिटल का गैप है वो नालंदा ने भर के निकाला है। और जो भी आपको रिसोर्सेज की ज़रूरतें होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए संगमित्रा है। संगमित्रा नालंदा में ही संगमित्रा क्यों है, क्योंकि एज ए वुमेन मैंने बताया कि हम सिर्फ कास्ट और क्लास की वजह से पीड़ित नहीं हैं, एज ए वुमेन हम पितृसत्ता की भी पीड़ित है। तो इसीलिए हमारे लिए एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, और संगमित्रा वो एक्स्ट्रा केयर, एक एक्स्ट्रा केयर के लिए एक जगह, एक स्पेस, एक सेफ स्पेस क्रिएट करने की एक कोशिश है। संगमित्रा एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हम एक खुल के अपने दिक्कतों के बारे में बात कर सकेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ चल सकेंगे। इतना ज़्यादा हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आता है, तो ये जब निकल जाता है तब हम बड़ा ड्रीम देख सकते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत बड़ा ड्रीम देखना है और वो अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है, तो वो अचीव हो जाएगा। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम में PhD कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी में, और वो इसी की वजह से।
ये सब का जो क्रेडिट है वो नालंदा को और संघमित्रा को और अनूप सर को जाता है। सो वेलकम टू संघमित्रा। जय भीम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ऋषिका है और करंटली मैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में बीए फिलोसॉफी पढ़ रही हूँ। मैं नालंदा में 2019 में जुड़ी थी और मेरा 12th जो था वो साइंस में हुआ था। उसके बाद तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे जाके। फिर धीरे धीरे पता चला कि APU, JNU, HCU ऐसे भी कुछ एंट्रांस होते हैं। उसके पहले मैंने कभी ये नाम नहीं सुने थे। तो बाद में जो स्टूडेंट थे, कुछ एलुमनाई थे, एलुमनाई मीट हो रही थी, तब स्टूडेंट ने आके बताया कि सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ाई की जाती है। अनूप सर जी ने पूरा गाइडेंस दिया कि उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, क्या वो लोग क्या पूछेंगे और कैसे तुम्हें उसको टैकल करना है करके। बस उसी तरह से वो फॉलोअप करके तो एंट्रांस की प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। CET में फिर मेरा सिलेक्शन हो गया था मुंबई में लॉ कॉलेज में। तो फिर 2 साल होने के बाद मैंने सोचा एज अ ऑप्शन मुझे कुछ रखना है, बट जाना तो मुझे APU था। तो मैंने CET लॉ में एडमिशन ले लिया मुंबई में जस्ट एज अ ऑप्शन। लेकिन फिर भी मैं APU की एंट्रांस देती रही। जब मैंने CET में मेरा जस्ट 15 दिन हो गए थे, मैं वहाँ गई, तब मुझे फिर से APU का मेल आया कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि बोलने में डर लगता था। थॉट्स तो बहुत थे। जब दूसरे स्टूडेंट बोलने के लिए ट्राई करते थे, मन में आता था यार मुझे भी बोलना है, बट ये भी था कि यार वो लोग हंस देंगे या फिर मेरी इंग्लिश का मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाके प्रोफेसर से बात की है। मैंने बोला ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इन सब प्रॉब्लम को टैकल करूँ। तो फिर वो प्रोफेसर बोले कि ऋषिका, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। तुम दूसरों का क्यों देख रही हो, क्योंकि वो तो तुम्हारे जर्नी में कुछ हेल्प नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा तुम खुद पे फोकस करो और खुद पे ध्यान दो, तुम्हारा हो सकेगा करके। फिर ऐसे करते करते कॉन्फिडेंस आने लगा और फिलोसॉफी में तो फिर डिबेट होने लगी। तो फिर जो मेरे प्रोफेसर्स थे उन्होंने बोला कि बेटा अगर तुम अभी नहीं बोलोगी तो बाद में नहीं कर पाओगे। फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे वहाँ पे भी बिल्डअप करने के लिए। और नालंदा एलुमनाई भी थे मेरे जो प्रीवियस बैच के थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प किया। तो इस तरह से मैं कॉप अप करते आई हूँ। तो अभी तो सेकेंड ईयर में आने के बाद मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता था किसी के भी सामने बात करने का या फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देने का। मैंने सोचा ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ नालंदा, और मेरे सिस्टर ने मुझे नालंदा भेजा इस वजह से। अदरवाइज़ मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे रहती अभी इस टाइम पे। तो जो संघमित्रा कलेक्टिव ग्रुप है, तो ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सब वुमेन के लिए। यहाँ पे हम सब लोग अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हमको तो हम उनको शेयर कर सकते हैं, और वो हर टाइम हमको हेल्प करने के लिए रेडी है। किसी को कोई इश्यू है क्या, जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी तो ऑनलाइन ग्रुप भी बना है तो हम अपने प्रॉब्लम्स भी उनको शेयर करके उनको पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। सभी को मेरा जय भीम एंड वेलकम फर्स्ट संघमित्रा कलेक्टिव स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। खुद पे प्राउड फील हो रहा है कि आप सारी लोग गांव से आए हैं, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ। ऐसे 12वीं तक कॉमर्स पास कर दिया, फिर उसके बाद पता नहीं था कहाँ एडमिशन करना है, लाइक ग्रेजुएशन के लिए, और BSW में एडमिशन किया वर्धा में। कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी पहले। फिर उसके बाद मास्टर किया मैंने वही कॉलेज से, MSW में मास्टर ऑफ सोशल वर्क, वही कॉलेज से। लेकिन मैं पास होती थी। लास्ट मास्टर का लास्ट ईयर चल रहा था कि मामी ने कभी नहीं बोला कि पढ़ाई कर, क्योंकि वो बोल रही थी कि ये पास ही होती है। ऐसे मास्टर तक जर्नी चला। फिर उसके बाद ना घर से प्रेशराइज, क्योंकि होता है ना आपका मास्टर कंप्लीट हुआ है और आप कमाई नहीं कर रहे हो, घर में पैसे नहीं दे रहे हो, ये होता है, सबके घर में होता है। मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया। वो मैं मेडिकल शॉप में काम करती थी और मुझे वहाँ पे 3000 मिलते थे। 3 महीने काम किया, बहुत हेक्टिक काम था। सुमित कामले जो हमारे नालंदा का स्टूडेंट है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। वो बोली की प्रणाली तू क्या कर रही है, काय करतेस तू, जान बाई नालंदा, तुला किती वेळा सांगतो नालंदा जा। फिर नालंदा आई। सर के बारे में तो मुझे सब पहले ही पता था, क्योंकि हमारे कॉलेज में ही सबसे पहले अनूप सर आए थे। तो मैंने भी वैसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट की और 3 साल लगे मुझे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए।
सब दीदियों ने बताया एंट्रेंस के बारे में, तो वैसे ही मेरा हाल था कि 3 साल नहीं हुआ था, एंट्रेंस पास होती थी, इंटरव्यू तक होती थी, लेकिन रिटन टेस्ट होता था, वहाँ पे मैं माती खाती थी क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता था। और इंग्लिश मेरा सच में मैं बताना चाहती हूँ कि नालंदा से मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एडिटोरियल का भी नहीं पता था मुझे, तो वो भी मैंने नालंदा से ही सीखा है, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है। मेरा मास्टर MA एजुकेशन हैदराबाद से वो मैंने कंप्लीट कर दिया है और 3 महीने के लिए मैं हैदराबाद में गई। मैंने प्लेसमेंट पे बैठी और फर्स्ट ही प्लेसमेंट में फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मैं सिलेक्ट हो गई थी। स्कूलिंग मेरा छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके बाद 2012 में मैं नागलोक में आई थी। मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मेरा जो उद्देश्य था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कर रही थी कि जहाँ पे मैं तैयारी कर सकूँ। जब मैं यहाँ पे नागलोक में आई तो इसके थ्रू ही मुझे नालंदा के बारे में पता चला। अनूप सर जी का यहाँ पे लेक्चर था एजुकेशन पे। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि हायर एजुकेशन क्या होता है, आगे भी कोई पढ़ाई होता है। तो सर ने मुझे नालंदा में फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, तो उसके वजह से मैं अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर पाई। क्योंकि शुरुआत में मैंने सोच के गई थी कि मुझे केवल पढ़ाई करना है और मतलब एक बार में ही 1 साल के अंदर ही जो कोर्स होता है उसमें ही मुझे निकालना है। आज पढ़ाई के वजह से आज मैं नागलोक आ पाई, फिर नागलोक से नालंदा से इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके सिलेक्टेड होके मैं गुजरात IIT में जा पाई। वहाँ से फिर मुझे अभी मैं जॉब कर रही हूँ राजस्थान में। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के वजह से ही मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई को अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेहनत जो हमारा है ना वो कहीं नहीं जाता है। मैं मेहनत पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ अपने रोल मॉडल अनूप सर जी को देखा। वो जब मेहनत करते थे तो उनको देख के और भी ज़्यादा हमें इंग्लिश का, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से है, शुरू से हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए और एकदम से इंग्लिश मीडियम मतलब जाके पढ़ना तो बहुत मुश्किल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो कॉन्फिडेंट हमें मिला था नालंदा से, अनूप सर जी से, कि बेटा तुम कर सकते हो। ये जो वर्ड है ना, मैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में हमेशा, मतलब मैं जब भी कठिनाई आता है तो अनूप सर जी को याद करती हूँ कि बेटा तुम कर सकते हो। मेरे दिमाग में आता है कि मैं तो निकल गई हूँ, तो मेरे जैसे और भी जो मेरे गांव की लड़कियां हैं वो जहाँ की है वही है, और वो उनको मतलब टाइम पे जो गाइडलाइन है वो ना मिलने के कारण वो वहीं पे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती है, तो मैं क्यों ना मतलब उनके लिए भी कुछ करूं। तो मेरा एक फ्यूचर में यही है कि एजुकेशन पे काम करूं, और कुछ लाइब्रेरीज के बारे में भी सोच रही हूं फ्यूचर में कि कुछ ऐसे हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वातावरण नहीं है। जब हम नालंदा ज्वाइन किए तो हमेशा जो चीज़ हम नहीं भी कर सकते ऐसा फील करते हैं, तो वो कर सकते हो बार बार वो शब्द बोलने से भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम नहीं भी करना चाहते हैं ना, वो कर जाएंगे, ऐसा वो जो अनूप सर जी का जो शब्द है वो हमें काफ़ी कॉन्फिडेंट देता है। इस तरह से मेरी जर्नी थी, तो थैंक यू। मैं मंच पे आए सभी को यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपनी जर्नी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने रखी है। इस सम्मेलन के लिए बनाया गया है, जो कि विशेष रूप से बहुजन महिलाओं के जीवन और संघर्ष की गाथा कहता है। अगर आप इसको दो तरीके से देखेंगे तो आपको खुद की दिनचर्या दिखाई देगी। शिक्षा देने वाला बहुजन महिलाओं की पहली पीढ़ी आप इसे देख सकते हो। इस केज का नाम है फर्स्ट जनरेशन। यह केज नितिन शोभना और शोभना जी ने बनाई है और कलरिंग की है सरस चंद्रा जी ने बनाई है। इनका मैं यहाँ पे
ज्ञानज्योती, क्रांतिज्योती आदरणीय सावित्रीबाई फुले यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त खूप खूप प्रणाम. आणि सावित्रीबाईंच्या लेखीनं तुम्हाला सर्वांना जय भीम. सावित्रीबाईंनी इंग्रजांच्या काळात पहिली मुलींची शाळा सुरू केली. त्यावेळी त्यांना समाजातील मनुवाद्यांनी अतोनात त्रास दिला. त्यांच्या अंगावर शेण फेकले, अपशब्द वापरले, जसे स्त्रियांनी शिक्षण घेतले तर धर्म बुडेल. मनुस्मृतीमुळे त्या काळी पुरुषप्रधान काळात स्त्रियांना शिक्षण नाकारण्यात येत असे, पण त्यांनी त्यांचे पती ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणासाठी प्रोत्साहित केले. दोघेही समाजसुधारक बनले आणि जाती व्यवस्थेविरुद्ध लढा दिला, ज्या भारतातील पहिल्या शिक्षिका म्हणून ओळखल्या जातात. सावित्रीबाई भारतीय समाजसुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ होत्या. शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडविणाऱ्या होत्या. आपल्याकरता त्या अत्यंत प्रेरणादायी आहेत आणि आदर्श आहेत. आज शिक्षणाचे बाजारीकरण झालेले आहे, लुटमार सुरू आहे, तरीही आपण शिक्षणालाच प्राधान्य देणे अत्यंत गरजेचं आहे. ग्रंथ आपले गुरु आहेत. तसेच आपण कितीही शिकलो तरी शिलाशिवाय किंमत शून्य असते. तेव्हा आपल्याला कमीपणा येईल असे काहीही करू नये. शिलाने सौंदर्य शोभत असते, हे बाबासाहेबांचे विचार आहेत. सद्य परिस्थितीमध्ये नोकरीकरता, शिक्षण घेण्याकरता आपल्या इच्छेप्रमाणे होईलच असे नाही. तेव्हा परिस्थिती बदलत नसल्यास आपण स्वतःला बदलून घेऊन केव्हाही पुढे जाणे योग्य आहे. पण हताश न होता पर्याय शोधून काढून जे काम हातात घ्याल ते प्रामाणिकपणे आणि जोमाने करणे हे गरजेचे ठरते. आपल्या आयुष्यात नियोजन करणे केव्हाही चांगले. त्यासाठी आपल्याला काय करायचे आहे याचे भान ठेवूनच प्लॅनिंग करावे. विवेकबुद्धीने विचार करूनच निर्णय घ्यावा. इतरांना काय वाटेल याचा विचार न करता मला काय वाटतं ह्याकडे लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. कारण आपल्या वाटाला आलेले आयुष्य हे आपले आहे. लोक काय म्हणतील ह्याकडे लक्ष देऊ नये. कामात अपयश आले तर देवाकडे जाऊ नका, त्याची आराधना करू नका, त्यात तथ्य नाही. ना सरस्वतीची प्रार्थना करू, ना नवरात्रीमध्ये 9 दिवस उपवास करून शरीराला त्रास देऊ नका. अंधश्रद्धेपासून दूर राहा. विज्ञान दृष्टी जागृत ठेवा. आपल्या अवतीभोवती अनेक लोक असतात, त्यातील प्रत्येकालाच त्याला मनासारखं करिअर करावंसं वाटतं, पण सर्वांनाच तसं करता येत नाही आणि किंवा त्यांना संधी मिळत नाही. उलट ज्यांना संधी मिळते त्यांना ते काम करायची इच्छा नसते, मग तडजोड करावी लागते. असे करताना अवघड जाते, दडपण येते, चिडचिडेपणा वाढतो, निराशा येते, मनाचा कोंडमारा होतो. पण कोणत्याही अडचणीत हताश न होता, आतल्या आत कुढत न राहता, आपल्या वेदनांची तीव्रता कमी करायची असल्यास, आपले विचार कुठेतरी आपल्या जवळच्या व्यक्तीकडे व्यक्त करायचे असल्यास आपल्याला समजून घेणारे, मार्गदर्शन करणारे पाहिजे असतात. आपल्या मनाचा कोंडमारा थांबवायचा, टाळायचा असल्यास आपले मन मोकळे करायला पाहिजे. आपण सावित्रीबाईच्या लेकी आहोत, त्यांच्याकडून प्रेरणा घ्यायलाच पाहिजे. तेव्हा आपण मन मोकळे करण्यासाठी विश्वासाचे नालंदा परिवारातील आपली मैत्रीण, संघमित्र आहे. हक्काने या, मन मोकळे करा आणि मार्गदर्शन घ्या. शेवटी अत्तदीप भव. जय भीम. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिनका कहना है, मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिला द्वारा हासिल की गई प्रगति के आधार पर मापता हूँ. इस सोच के साथ बाबा साहेब जी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें विमेन को दी हैं. सबसे इम्पोर्टेंट हमारा संविधान है, जिसमें हमको इक्वेलिटी दी है. कितना स्ट्रगल करना पड़ा विमेन को एक वोटिंग का राइट लेने के लिए, बट बाबा साहेब ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखा कि सबको वोट देने का राइट होगा. तो मतलब कितना इम्पॉर्टेंट है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इक्वेलिटी पे बेस है. तो इसके रूप में बाबा साहेब ने हमको बहुत बड़ा सम्मान दिया है. इसके साथ साथ उन्होंने आरक्षण नीतियों पे भी काम किया है. आप सबको पता है कि बाबा साहेब ने हम सबको आरक्षण दिया है, हमें एजुकेशन में दिया है, गवर्नमेंट जॉब्स में दिया है. उसके वजह से हमारे जैसे बच्चे आज अभी कुछ कर पा रहे हैं, हम सब यहाँ पे बैठ पा रहे हैं. तो ये बाबा साहेब जी का हमारे लाइफ में बहुत सारा योगदान है और मैं सबको थैंक्स बोलती हूँ, जिन्होंने पूरा ज़िंदगी लगा दिया हमारे लाइफ के लिए. हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं, जो भी कुछ कर पा रहे हैं, उनका पूरा ज़िंदगी का सैक्रिफाइस है और जिसके वजह से हम यहाँ पे हुए.
मैं सबका शुक्रिया कहती हूँ जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ है जिन्होंने पूरी लाइफ दी। और मैं सावित्री माई का स्पेशली थैंक्स कहती हूँ कि जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे बोल पा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। जय भीम। अभी मैं हमारे जो आज के प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनको मैं यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, सोशल रिवॉल्यूशनरीज ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, आज के कार्यक्रम में आए हुए सब सुपर मॉडल्स और सारे लोगों का खूब खूब स्वागत। इंजीनियरिंग में नंबर लगा। मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी थी बचपन से ही, नाटक में काम करती थी, अच्छा गाती भी थी, बट वही था, स्कोप नहीं था, पता नहीं था क्या करना पड़ता। तो इंजीनियरिंग में नंबर लगा और मैं पूना चली गई। पूरा का पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने बिना लैपटॉप, बिना पेन ड्राइव और सिर्फ 3 सलवार सूट में निकाला। आज मुझे देख के आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये सच बोल रही कि झूठ बोल रही करके। तो इंजीनियरिंग किया, फिर फट से नौकरी पे लग गई। 22 ही साल में कमाने लगी, लोन भी भरती थी, घर पे भी भेजती थी। तो मुझे कलाकार बनना था, मुझे ड्रामा में काम करना था, मुझे एक्टर बनना था। तो मेरा भी तो कुछ था कि नहीं था, ये तो था परिस्थिति। तो मैंने खुद क्या किया ना, मैं नाटक में काम करने लग गई। मतलब दिन भर जॉब करती थी और शाम को कोई ना कोई नाटक जो है होते हैं नाटक आजू बाजू में, अलग अलग थिएटर ग्रुप्स के साथ में जाके नाटक करने लग गई थी। उसके पैसे नहीं मिलते थे बट मैं वो सीख रही थी। तो मैं दिन भर अपना जॉब कर रही थी, शाम को मैं नाटक में काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो कर पा रही हूँ वो एकदम अचानक से मेरे को गौतम बुद्ध प्रसन्न हो गए, नहीं। वो तब की मेहनत है जो थोड़ा 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 आता है, एकदम से कुछ नहीं आता, एकदम से नहीं होता ये। अगर मैं वो उस टाइम नहीं करती तो मैं ये भी नहीं कर सकती थी जो अभी मैं कर पा रही हूँ। पढ़ाई भी की, मास्टर्स भी किया, नौकरी भी की और थिएटर भी किया। ये 3 चीज़ें अब मैं कर रही थी मुंबई में। फिर मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, साथ में रहने लगे। थोड़ा सा वो पीरियड बहुत कठिन था, ये अजीब ही कुछ तो था, उसमें से निकलना शायद कोई समझ भी ना पाए। तो उसमें से फिर से निकलने के लिए मैंने मेरे आर्ट को चुना कि अब मम्मी पापा के लिए तो मैं थी, मैं किससे जाके बात करूँ, ये भी था ना। तो मैंने फिर से आर्ट पे फोकस किया। मैंने सावित्रीबाई फुले के ऊपर प्ले बनाया और फिर मैंने अनूप सर के यहाँ पे परफॉर्म किया था, सर को पता है। तो वो सब चालू किया मैंने कि अपने आप को थोड़ा निकालने के लिए फिर से कला का माध्यम यूज़ किया। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 2-3 चीज़ें साथ में करो। इसने धोखा दिया तो वो, उसने धोखा दिया तो वो, कोई तो हो आपके पास में, लड़के नहीं। तो अभी तक मैं फिजिकली परफॉर्म करती थी। फिर मैंने लॉकडाउन में ऐसे ही मैंने टाइम पास चालू किया कि वीडियो में कैसा कर सकते हैं तो देखूँ। तो वीडियो में देखा, फिर मेरा तीसरा चौथा ही वीडियो वायरल हुआ। करते गई। तो इसमें से सीखने वाली ये चीज़ है कि करो, करने से ही होगा। मतलब सोचो नहीं, बहुत मैं एकदम दिन भरे से सोचूं, फिर नहीं होगा। आप थोड़ा सोचो और इतना सा भी करो ना तो होगा। कि आप लोग क्या करो कि ऐश करो, आप पढ़ाई करो जम के, मतलब जो भी करो, पढ़ाई करो या आर्ट फॉर्म करो, लेकिन जम के करो, इतना करो भी, मतलब मर जाओ उसमें, लेकिन पीछे मत हटो। अगर आप वो करेंगे तो आप बहुत अच्छे मकाम पे जाएंगे। नहीं भी गए तो एक राह में भी होना एक चीज़ होती है, तो वही करो और फिर मज़ा आती है। फिर ज़िंदगी में अपन एकदम खून पसीना एक करके कोई चीज़ करते हैं ना तो बहुत मज़ा आती है। और अपने लिमिट्स को पुश करो। अभी मैं कितनी चीज़ें एक साथ कर रही हूँ वो मैं बताना चाहूँगी फट से। मैं अभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ, मेरी एक स्टूडेंट भी बैठी है, ये चालू है मेरा वीडियो वगैरह। फिर उसके अलावा मैं पहली बार अनाउंस कर रही हूँ सर कि मैं मेरे खुद का क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। मैंने खुद की पर्वत काठी साड़ीज बोल के ब्रांड सब हो गया, सिर्फ लॉन्च करना बाकी है, जो मैं करूँगी 1 तारीख को, आपको बता रही हूँ पहले ही, क्योंकि व्हाट इज़ बेटर दैन वुमेन कलेक्टिव टू लॉन्च दिस थिंग। ये चीज़ कर रही हूँ। एक डिजिटल नारी बोल के वो भी मेरा ही फॉर्म है, उसमें मैं डिजिटल ट्रेनिंग जो है लेडीज़ को खासकर देना चाहूँगी कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे आपके बिजनेस को ऑनलाइन करके जो है अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हो। क्योंकि इसको लाइटली मत लो, दुनिया डिजिटल होने वाली है ऑलरेडी है ही, और भी ज़्यादा। तो और एक नाटक लिखा है मैंने, अब उसके ऊपर काम चल रहा है। भारत गणेशपुरे जो है चला हवाई उद्या वाले, उन्होंने कहा था लिखने को, मैंने लिखा। अब देखते हैं वो अगर हुआ तो हुआ। और प्लस एक वेब सीरीज़ लिख रही हूँ, तो मैं देखते हैं क्या कर सकते तो
बाबा बहुत खुश है। बाबा साहब बोलते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द एजुकेशन विच वीमेन हैव, और मैं कहती हूँ आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ योर हाउस बाय द हैप्पीनेस योर पेरेंट्स हैव। जैसे सर की मम्मी बहुत खुश है, तो थैंक यू सो 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 मच। समतेचा संदेश देणारे गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले. महात्मा फुलेंनी पहिली विद्यार्थिनी घडवली जिनं येथील व्यवस्थेला प्रश्न केला की आमचा धर्म कुठला आहे. त्या मुक्ता साळवे, ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले या सर्व तमाम महामानवांना माझा अभिवादन. आणि प्रथमतः संघमित्रा कलेक्टिव्हच्या वतीनं हा जो कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे त्या कार्यक्रमाचं महत्त्व मला जास्त वाटतं. सकाळी सांगितल्याप्रमाणे माझंही गाव 50-1 वस्ती घरांच्या वस्तीचं असेल. मी भटक्या कुटुंबातून येते. घरी शेती आहे आणि भटकंती करत आईवडिलांनी काही वेळेस जमीन घेतली आणि त्याच्यानंतर एक स्थिर साधन भेटलं. त्याचा प्रिव्हिलेज मला नक्कीच भेटला की थोडंफार शिक्षणात मदत झाली. आईवडिलांना माहिती नव्हतं की शिक्षणात काय करायचं असतं. आईवडील दोघंही अशिक्षित होते. फक्त मुलगी शिकते यांचाच अभिमान होता त्यांना. ग्रॅज्युएशनपर्यंतचं शिक्षण 7वी नंतर घर सोडावं लागलं कारण जिल्हा परिषदेची शाळा तिथपर्यंतच होती. मी माझ्या गावातली नाही, मी माझ्या कम्युनिटीतली, मी माझ्या डिस्ट्रिक्टमधली पहिली PhD होल्डर असेल. आणि त्यानंतर मी PGला औरंगाबादला आले. कमवा शिकाची एक योजना होती. घरच्यांनी सांगितलं की तुला जर लग्न करायचं नसेल तर तुला आमच्याकडून पैसाही भेटणार नाही. तर त्या कमवा शिका योजनेच्या माध्यमातून आणि स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून मी माझं PG कंप्लीट केलं. त्यानंतर माझं MPhil डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालं. त्याच्यानंतर मी त्याच विद्यापीठामध्ये माझं PhD कंप्लीट केलं इतिहासमध्ये. मी नेट आहे, हिस्ट्रीमध्ये सेट आहे. परत मला जेंडर स्टडीजवर इंटरेस्ट असल्यामुळं मी वुमेन स्टडीचीही नेट आहे. मागच्या 10-15 वर्षामध्ये खूप मेजर आणि मायनर प्रोजेक्टवर काम केलं. विशेषतः समाज ज्ञान असल्यामुळं, सोशल ज्ञान असल्यामुळं मी लिबरल आर्ट्सला शिकवलं, वुमेन स्टडीला शिकवलं. माझी चळवळीशी असलेली बांधिलकी म्हणून मी आता फुले आंबेडकर थॉटलाही शिकवते आणि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्रीलाही शिकवते. बाबासाहेबांनी आपल्याला तेच सांगितलं की तुमचं शस्त्र एकच आहे ते म्हणजे एज्युकेशन. पण काय आहे या सगळ्या गोष्टींबद्दलचं एक शिक्षणासाठी शिक्षण असतं, परंतु तुमच्या भूमिकाही खूप महत्त्वाच्या असतात. आणि तुमचं शिक्षण हे जर तुम्हाला बदलायला चांगली गोष्ट होत असेल तर मला वाटतं ते केलं पाहिजे. एक गोष्ट देतं. बाबासाहेबाला ज्यावेळेस वर्गाच्या बाहेर बसवलं होतं तर बाबासाहेब रडत बसले नाहीत. बाबासाहेबांनी त्यांची मुळं शोधायचा प्रयत्न केला. बाबासाहेबांनी इतिहास शोधला. हू वेअर द शूद्राज, अनटचेबिलिटी ह्याचे मुळं शोधले आणि बाबासाहेब त्याच्यावर बोलायला लागले. बाबासाहेबांना सगळ्याच्या मुळाशी कळालं की एकच विपण आहे, एकच शस्त्र आहे, ते म्हणजे शिक्षण. फायदा घेतला पाहिजे. मला वाटतं बाबासाहेबांनी शिक्षण हे अल्टिमेट एम आणि महत्त्वाचं सांगितलेलं आहे. त्याच्यासाठी बाबासाहेब शिक्षण हे तुमचं साधन मानत नाही येतं. तर त्यांच्या मते शिक्षणामधून काहीतरी विधायक कार्य झालं पाहिजे. अनुभव नाही तर तुमच्या अनुभवाला ज्ञान बनवा. तुमचे अनुभव लिहा. फुले म्हणतात की तुमचं जे ज्ञान आहे ते अनुभवाला बनवा आणि तुमचे अनुभव लिहित चला, बोलत चला. एवढा मोठा कलेक्टिव्ह तुमच्या पुढं उभा आहे. दुसरी गोष्ट, तुम्हाला खूप मोठं प्लॅटफॉर्म सापडला आहे, ती प्रिव्हिलेज आहे. तर दलित बहुजन स्त्री म्हणून तर तो प्रिव्हिलेज तुम्ही इथं घ्या. मेन स्ट्रीम याच्यामध्ये जा, स्वतःला घडवा, चिक्कार पैसा कमवा. मी प्रत्येक माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगते, पोरींना, की पहिले पैसे कमवा. कारण स्त्रियांना परावलंबी ठेवण्याचं काम इथल्या व्यवस्थेनं आर्थिक वंचनेतूनच ठेवलेलं आहे. नवऱ्यावर, पोरावर, पुढं कोणावर. तर ह्या गोष्टीपासून अगोदर आर्थिक स्वावलंबी व्हा. विद्यापीठात शिक्षण घ्या. हायर एज्युकेशन खूप महत्त्वाचं आहे. तुमची दुसरी पिढी आहे आमच्या नंतरची. नॉलेज प्रोडक्शन करा. तुम्हाला काय वाटतं ते करा. पर्याय शोधा. बाबासाहेब बहिष्कृत हितकारणी सभेच्या किंवा कुठल्या तरी एका याच्यामध्ये म्हणतात की तुम्ही पर्याय दिले पाहिजे. मला नालंदासारखा पर्याय दिसतो. एक लक्षात घ्या की उद्या अनुप सर दुसरा जॉब करतील किंवा निलेश सर दुसरा जॉब करतील, पण एक जी संस्था उभी राहिली आहे ना ती लाँग टर्मसाठी असते. सो तुम्ही या संस्थेचे वारसदार व्हा. सरांनी तुम्हाला पर्याय दिला आहे. लायब्ररीचा पर्याय दिला आहे, एक नालंदाचा पर्याय दिला आहे, एकलव्यचा पर्याय आहे.
तर हे लॉंग टर्म चालणारं कार्य आहे, त्याचे तुम्ही वारसदार आहात आणि मला वाटतं की ते आपण जपलं पाहिजे, पर्याय शोधला पाहिजे आणि हे पर्याय बाबासाहेबांनी दिलेत, फुलेंनी दिलेत आणि मला वाटतं की नालंदाच्या रूपाने हा पर्याय तुमच्यासमोर आहे. या पर्यायाचा फायदा घ्या. फर्स्ट जनरेशन म्हणून तुमची जबाबदारी आहे. खूप शिका, हायर एज्युकेशनमध्ये जा, प्रतिनिधित्वाची चर्चा करा, एजन्सी क्लेम करा, चांगला अभ्यास करा, रिसर्च करा, देशविदेशात तुमचे स्वतःचे पेटंट तयार करा आणि त्याचा निश्चितच सरांना आणि आम्हाला सगळ्यांना अभिमान असेल. मी खूप वेळ घेतला, थांबते. जय भीम. थैंक यू मैम. तो मैम ने बहुत अच्छे से वुमेन एम्पावरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है इस बारे में आपके बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कही है. तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से सबको गाइड किया है और अपना जो मोटिवेशनल जर्नी है वो शेयर की है. अभी आप सभी लोग हैं, हम 10 ग्रुप बनाने वाले हैं. पहले 20 मिनट में आप लोग डिस्कस करना है कि हायर एजुकेशन के लिए लड़कियों को क्या चुनौतियां आते हैं. आप लोग अभी एजुकेशन कर रहे हैं ना, एज अ मतलब विलेज से आते हो आप और नॉन इंग्लिश मीडियम से आते हो, हिंदी मीडियम से है, गांव से है, मतलब घर से क्या क्या आपको चुनौतियां आते हैं आप हायर एजुकेशन करने के लिए. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा डिस्कस करने का ग्रुप में. सेकेंड पॉइंट रहेगा आपको डिस्कस करने के लिए कि ये चुनौतियां ओवरकम करने के लिए, मतलब अभी तक सुने हैं हमारे सारे गेस्ट स्पीकर्स थे और हमारे अलुमनीज थे, बहुत सारे चैलेंजेस आए बट उन्होंने ओवरकम करके सक्सेसफुल गए हैं. तो वो सारे चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए आपका क्या सजेशंस है, ये नोट डाउन करना है.
स्नेहा गवई, संघमित्रा कलेक्टिव फर्स्ट वुमेन स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के सत्र में मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे कुछ द रियल चेंज मेकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं डॉक्टर सोनिका बोधी मैम, दीपा पवार मैम, डॉक्टर राजरत्ना रामटेके मैम, डॉक्टर भारती ताकसांडे एंड शर्मिला जोगदंड मैम। जय भीम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू अनूप सर एंड नालंदा एकेडमी टीम जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। सो आज हम जो रियल चेंज मेकर्स कह रहे हैं, मेरे लिए तो आई थिंक नालंदा एकेडमी इज़ ऑल्सो रियल चेंज मेकर्स, सो बिग अप्लॉज फॉर देम। आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन पेरोडोंटिक्स है। दांत के अराउंड जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, मैं उसकी विशेषज्ञ हूँ। तो जो भी आपका पायरिया या सर्जरी रिलेटेड होता है, गम्स या उसके अराउंड जो बोन होती है हमारी, उसका जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो हम डील करते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। सो उसके लिए ईजी नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो उतनी अच्छी नहीं थी। सो थोड़ा टफ था कि मेडिकल एंट्रेंस और एडमिशन ये सब कैसे मैनेज होगा। सो 12th तक तो मैंने कभी कोई ट्यूशन नहीं ली एंड इवन दो आई वॉज टॉपर ऑफ 12th एज वेल। टाइम उन्होंने एक स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी, तो दैट वाज माय लक कि मुझे वो एक फ्री 1 ईयर की कोचिंग मिली फॉर मेडिकल एंट्रेंस। दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, अगेन डेंटल में ही सिलेक्शन था। सेकेंड अटेम्प्ट भी ट्राई किया तो भी डेंटल ही मिला, बट आई वॉज हैप्पी कि ठीक है अब डेंटल में ही जाना है। देन आई वेंट फॉर BDS गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर। आई रिमेंबर मेरी कॉलेज की फ़ीस 8000 थी। बहुत टफ था मेरे लिए, मतलब मेरी फैमिली के लिए, कि उतना पे करके हम कंटिन्यू कराएं, बट समहाउ मैनेज हो गया। नॉर्मल 12th के बाद जब आप कॉलेज एंटर करते हैं, अगेन बहुत डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। मैं इवन दो मैं टॉपर थी 12th में, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इतने लोगों के साथ आ जाते हैं कॉलेज में, वो अपने अलग टैलेंट के साथ आते हैं, तो आपको उन सब के साथ रहना, उनके साथ टैकल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर शुरू से ही जीनियस हैं तो हमेशा जीनियस रहेंगे। तो वो मेरे लिए बहुत टफ फेस भी था क्योंकि सबके साथ मैं नहीं हो पा रहा था, बट एक था कि हायर स्टडीज़ करनी है, बिकॉज नॉलेज आप जितना गेन करोगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। 2013 में नीट एंट्रेंस स्टार्ट हुआ, वो मेरा फर्स्ट नीट अटैम्प्ट था एंड देन आई गॉट द सीट फॉर MDS एंड आई गॉट द गोल्ड मेडल इन फाइनल ईयर। सो आप लोगों का कुछ अलग इंटरेस्ट होगा, कॉमर्स होगा, मैथ्स होगा, जो भी करना है एक मन में डिसाइड कर लो। आई नो हर्डल्स तो आएंगे ही, बट एटलीस्ट दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है तो आई हैव टू डू इट। नाउ आई एम अ डॉक्टर एंड आई कैन सर्व द पीपल, आई कैन गिव माई सर्विसेज टू द पीपल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा ये कहना है कि आपको जो भी करना है एक डिसाइड कर लीजिए, एक एम बना लीजिए कि नहीं मुझे इसी में जाना है। डेफिनेटली रास्ते निकलेंगे और वो चीज़ आपकी हो जाएगी पूरी, बट जो करो वो भी बहुत अच्छे से करो। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है बुक्स, लाइब्रेरी का अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत सारी बुक्स पढ़िए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। वी हैव टू गिव अवर बेस्ट, सो वैसा सोचकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। बिकॉज हम जो भी हैं, मैं भी यही कहती हूँ कि हम बाबा साहब की वजह से हैं, सावित्री माई की वजह से आज यहाँ पर हैं। अगर ये एजुकेशन नहीं मिलता तो मैं भी यहाँ नहीं खड़े होती, ना ही आज आप लोगों के लिए कुछ बोल पाती। एक सिंपल सा वर्ड है ना, पे बैक टू सोसाइटी। आप जो बने हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि आपके साथ जो है वो भी उसी लेवल पर पहुँचे। जैसे मैं आज हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी और मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं, वो सब भी इसी लेवल पर पहुँचे, अच्छे इंसान बने, अच्छे प्रोफेशनल्स बने। मेरा एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है IADF करके, और मुझे बहुत खुशी है कि वो हमने यहीं नागलोक से ही स्टार्ट किया था 2019 में, और हमने काफ़ी डॉक्टर से यहाँ मिल के एक डिसाइड किया कि हम एक फेडरेशन जैसा, जिसमें हम सारे डॉक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ एंड नाउ अभी मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। एंड वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स जो हमारे साथ हैं, इवन अब्रॉड में भी हैं काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ भिलाई छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी हमारा एक डॉक्टर्स अम्बेडकर एसोसिएशन है, जिसमें मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ। हम हर साल भीम मेला में भी एक जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो हमेशा रखते हैं। प्रेजेंटली मैं PhD भी
परस्यू कर रही हूँ. सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी करो अच्छे से करो. हाँ, अगर कोई गाइडेंस चाहिए रिगार्डिंग योर मेडिकल एंट्रेंस, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, स्पेशली फॉर योर मेडिकल एजुकेशन. जो आपकी कोचिंग्स होती है, कौन सी बुक्स होती है, वो मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊँगी. तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो डेफिनेटली मेरा नंबर लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर लाइफ. थैंक यू. सबको जय भीम, जय साऊ. तो मेरा जो जन्म है वो मुंबई में ही हुआ है. कि मुंबई का जिस तरह से एक चेहरा है उसी तरह से एक दूसरा चेहरा भी है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग इस तरह से रहते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है. भारत का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है, वो घुमांतु जनजातियों की है. घुमांतु शब्द आपने सुना है तो कभी आपने देखा होगा कि चाबुक लेकर खुद को मारते हुए रास्ते के ऊपर जो लोग नज़र आते हैं. मेरा जो जन्म है वो ऐसे ही घुमांतु जनजाति में हुआ है. कि मेरा जो करीबन 30 साल तक की उम्र का जो एक जर्नी रहा है वो टेंट में रहा है. और टेंट भी जो है वो फुटपाथ के नज़दीक ही रहा है, जहाँ पे मैं, मेरी 4 बहनें, मेरे पापा और मम्मी के साथ और 22 लोगों की हमारी जॉइंट फैमिली थी. लोहे के औजार बनाने का काम किया है, भट्टी पे काम किया है, हथौड़े मारे हैं, सारी चीज़ें की है और उसका मुझे ऑनर है. डिसऑनर बिल्कुल भी नहीं है. 7th पास करने वाली मैं अपने इर्द गिर्द दूर दूर के कॉन्टेक्स्ट में पहली लड़की थी. 12th में मैंने कॉलेज में 2nd रैंक में पास किया. ठीक है, मतलब मैं मेरे हाथ में बुक होता था और एक हाथ में जो है वो भाते की काटी होती थी. शायद 2005 और 6 के दौरान 2003 में मेरा 12th हुआ. कॉलेज में मैं 2nd थी और इकोनॉमिक्स में मैंने टॉप किया था विदाउट क्लास, नोमैडिक डिनोटिफाइड ट्राइब. तो ये जो बस्तियाँ है या ये टेंट कम्युनिटीज़ है वो बारिश के 3-4 महीने पानी में होती है. मेरे पापा जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से उनका डेथ हुआ था 2005-2006 के बीच में. और अचानक जो है वो घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई और सामाजिक दबाव के कारण मुझे याद है कि शायद 17.5 साल की रहूँगी, मेरी शादी हो गई, तुरंत बच्चा हो गया. बच्ची जब मेरी 1.5-2 साल की थी तब मैंने कॉलेज में फिर से एडमिशन लिया. मैंने SNDT से ग्रेजुएशन किया. रेगुलर कॉलेज बस एजुकेशन नहीं है, फ्रेंडशिप है, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्रेशन है. और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है वो मैंने एक कॉलेज से MSW किया. मैं रेगुलर काम कर रही थी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में. NGO के साथ मेरा जो संबंध है वो मेरी उम्र के 14 साल में आया. वो सफ़र आज 22 साल तक शुरू है. कि उम्र के 14 साल में, 14 से 15 साल में चैत्य भूमि के पास मेरा जाना हुआ था और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का शूद्र पूर्वीचे कौन, शूद्र पहले कौन थे, ये बुक मेरे हाथों में पड़ा था और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी वहाँ से शुरू हुई. 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद एक 2013-12 में मुझे लगा कि संस्थाओं के अंदर भी घुमांतु जनजाति के ऊपर उतना फोकस्ड नहीं है. 2014 से मैंने खुद की इनिशिएटिव लेकर काम शुरू किया. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भले हम कहीं हमारी रोटी रोज़ी के लिए जो है जॉब करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें हमारे मंच तैयार करने चाहिए. मेरे जर्नी ने मुझे सिखाया कि बाबा साहब ने तो मुझे मेंटरिंग किया ही बुक के थ्रू, लेकिन शायद ज़िंदा रखने के लिए किसने मेंटरिंग किया. तो मुझे लगता है कि शाहू फुले आम्बेडकरवादी विचारों के जो भी लोग जहाँ भी फैले हुए हैं, राइट, वो अपने आप में आपके मेंटर है. मैंने जब अपने घिसाड़ी समुदाय के बारे में 5 से 7-8 साल पहले राजस्थान के कुछ लोगों का रिसर्च पढ़ा और उस पेपर के अंदर लिखा गया था कि घिसाड़ी यानी लोहार, गाड़िया लोहार जो समुदाय है वो 5-5, 6-6 दिन नहाता नहीं है. बहुत गंदे लोग हैं ये. इनके आंग पे जो है वो कपड़े बहुत ही मैले होते हैं, ये नहाते नहीं हैं. अगर मैं रिसर्च करती तो मैं कैसे करती, क्या लिखती मैं मेरे राइट टू वाटर के बारे में लिखती, बराबर है, मैं मेरे राइट टू वर्क के बारे में लिखती. तो ये नज़रिया बदल जाता है. वो लिख रहे थे कि हम गंदे हैं और जब मैं लिखने लगी तब मैं लिखने लगी कि पानी का क्या, सैनिटेशन का क्या, ज़मीन का क्या, हाउसिंग का क्या, लाइट का क्या, सुरक्षा का क्या. इसी सितंबर-अक्टूबर में मेरा एक बुक पब्लिश हुआ है पोलादी बाया करके. ज्ञान की निर्मित की हमें जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ज्ञान जैसे भी निर्मित करने आता है, बोलने आता है, रखने आता है, उसे हमें हमारी नज़रियों से, हमारे संघर्ष और अनुभवों के साथ रखना हमें
जो है वो सीखना है। 2-3 चीज़ें कहकर मैं बिल्कुल अपना जो वक्त है वो ज़्यादा नहीं लूँगी। जहाँ पे भी जाएंगे, एक तो हो गया कि आपके अंदर इन्फीरियरिटी ना रखना है, ना बेस्ट कर पाए तो उसका इल्ज़ाम खुद के ऊपर मत लीजिए। एक्सप्लोरेशन के लिए भी टाइम रखिए। फेलियर पॉसिबल है क्योंकि सिस्टम फेल है, मतलब उसको चैलेंज देना काफ़ी मुश्किल है। अपने आप को वक्त दीजिए। फेलियर का क्रिमिनलाइजेशन खुद का मत कीजिए। लोगों के बीच रहिए और वो लोगों के बीच जो हमें अप्रिशिएट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉसिबल है। देर होगी, थोड़ा सा कोलैप्सेशन होगा, डिटोरिएशन होगा, लेकिन पॉसिबल है। उसके लिए हमारे लोग जो है वो काम में आएंगे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, अगर मेरी जैसी लड़की आपके मंच पर आकर बात कर सकती है ना, तो पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल बिल्कुल है। एजुकेशन के अंदर एक उपकार कभी भी ना भूलिए कि हम सच में जो भी है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सावित्री, उनके वजह से ही है। जय भीम। जय भीम, जय सावित्री, नमो बुद्धाय। ये जगह मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो बहुत अलग अनुभव करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2016 में अपने धर्म को छोड़ के, जो मेरे माता पिता का धर्म था, उस धर्म को छोड़ के मैंने बुद्ध धर्म को अंगीकार किया है। मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, पैदाइश गुजरात की है। आप सबने देखा होगा कि हमारी एक पहचान नहीं है, हमारी दोहरी, तिहरी, कितनी सारी पहचानें हैं जो हमें किसी ने हमें दी है या हमने उसको स्वीकारा नहीं है। तो स्कूल में हमने जो पढ़ाई करी तो उस दौरान हमें पता चलता है कि शायद हम अलग हैं क्योंकि हमारे साथ लोग अलग तरह से बर्ताव करते हैं, है ना। तो उस दौरान उससे जब बाहर निकली और जब मैंने कहा कि मैं सोशल वर्क की पढ़ाई करूँगी, तो 92 में मैं जब सोशल वर्क की पढ़ाई के लिए MS यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन, हमारे टाइम में सोशल वर्क को महत्व ही नहीं दिया जाता था। इट वॉज नॉट सीन एज अ प्रोफेशनल डिग्री। जब इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी, नवसर्जन में, जिसकी मैं डायरेक्टर बनी, उस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे सिखाया कि गांव की जो गरीबी है, गांव के जो लोग हैं, गांव में जो हमारे समुदाय के लोग हैं, उनसे जो आपको ज्ञान मिलेगा वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। हमारे गांव में पानी का जो पूरा मुद्दा है वो किसने एड्रेस किया? वो औरतों ने संघर्ष किया, किसी ने किताब में भी नहीं उसको डाला। उस दौरान मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं लॉ करूं, और फिर मैंने लॉ किया 97 में। खुद का घर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब शादी होती है, कोई कहता है शादी हो गई ना, माँ बाप का घर वक्त ऊपर आया धन है, राइट। अब लड़के के साथ शादी हो गई, उसके घर में आप रह रहे हो, कल आपके बीच में झगड़ा हो गया और अगर अपने अपने पैरों पे नहीं खड़े हो तो आप कहाँ जाओगे? मैं अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी, लेकिन मैं बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी थी। लेकिन मैं भाषा को मैंने समझा कि मुझे अगर काम करना है तो मुझे पढ़ना, ठीक, मुझे भाषा भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो वही था कि अंग्रेजी पे तो काम करना है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि भाषा सीखना मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है, दिमाग को इस्तेमाल करना कठिन है। हमारा ब्रेन है ना, वो डिसाइड करता है, और हम अपने ब्रेन को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और हमारा कंट्रोल करेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के गुलाम ना बनो। जिस संस्था में हमने कुछ नहीं था, वहाँ से शुरू किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच, 5 लोगों से, उसकी 2056 लोगों की टीम की मैं डायरेक्टर थी। पर मैंने एक चीज़ और जो हासिल की है, इंटरवेंशन कैसे करना, हस्तक्षेप, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जिस मुद्दे पे काम करते हो उसके लिए आर्टिकुलेशन, बात कैसे रखनी है, वो सीखना, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पहली बार गई यूनाइटेड नेशंस में 2000 में, और मैं अकेली थी वहाँ पे, लेकिन हमने वो कोशिश की और हम कास्ट को UN के एजेंडा में ले गए। पहली बार यूरोपियन पार्लियामेंट में जो 2008 में मैं बोली, वहाँ मैंने रेजोल्यूशन पास कराया। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकती हूँ कि अपने आप को इतना महत्व ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। अपने समुदाय को महत्व दें, अपने काम को महत्व दें, क्योंकि अगर अपने आप को बहुत काबिल मान ले हम कि मैं बहुत पावरफुल हूँ या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, वहाँ पे हमारा पतन होता है। देखो, अपने ज्ञान ज्योति को बढ़ाओ, और आपके ज्ञान से आप अपने आप को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन आपके समुदाय भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर बाबा साहब ने वॉल्यूम्स नहीं लिखे होते तो वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ता।
तो किताबें लिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा कि अगर मैं ज़मीन से जुड़ी रहूं या जुड़ा रहूं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ज़मीन से जुड़े रहकर जब हम क्षितिज की तरफ देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं आपको इतना कहूँगी कि जो भी हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमने जो मुश्किलों का सामना किया है, उन चुनौतियों से हमें ताकत मिलनी चाहिए, उनसे हमें दबना नहीं है, डरना नहीं है। लोग हमें डराएं, हमें डरना नहीं है। कोई हमें कंट्रोल करे, उसके कंट्रोल में हमें नहीं रहना है। और अपना मकसद, अपना जो मिशन है, अपना जो सपना है, अपना जो ड्रीम है ना, उसको फॉलो करना है। आपकी शुरुआत हो रही है नालंदा एकेडमी से, तो आपको ये समझना है कि अब जब मैंने आगे कदम बढ़ाया है, मुझे पीछे नहीं हटना है। मैंने जो अपनी मंजिल है उसको पाना है, और कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए उसका डट के सामना करना है। कि सावित्रीबाई का जन्मदिन भी आ रहा है, तो ऐसे महान लोगों के जीवन को समझ के, सीख के, उससे बहुत कुछ हम कर पाएंगे अपने जीवन में। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपनी जर्नी कुछ बताना चाहती हूँ इस तरह से। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी और 2 बड़े भाई। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बहुत प्रेरणा था हमेशा। ही वाज लाइक ही इज़ स्टिल इंस्पिरेशन फॉर मी फॉर एवरीथिंग। वो मेडिकल में गया तो मैंने बस ये सोचा कि मुझे मेडिकल में जाना, इतना ही पता था मुझे, और कुछ नहीं पता था। कि मुझे बस इतना समझता था कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और मेरा ये था कि हर क्लास में टॉप आना है। टॉप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो आप हार्ड वर्क करोगे आपको आना ही है। 12th में टॉप किया, वो सब कुछ किया, MBBS में गई। मेरा सही रियलाइजेशन कि मैं किस कास्ट को बिलोंग करती हूँ, ये होता है आपके प्रोफेशनल कॉलेजेस में। दिस इज़ द फैक्ट। आपकी एडमिशन फर्स्ट ईयर में होते से ही आपके रोल नंबर दिए जाते हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो आपकी कैटेगरी के वाइज आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि रोल नंबर 1, 8, 7 या 35, 36 ये कैटेगरी का है। सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड कि ये रोल नंबर आ रहा है तो ये कैटेगरी का बंदा आ रहा है। तो वहाँ से आपकी शुरुआत होती है कि आप इस कास्ट को बिलोंग करते हो। एंड नाउ योर स्ट्रगल स्टार्ट्स, एंड डेफिनेटली यू हैव टू स्ट्रगल लॉट। अब स्ट्रगल शायद इस तरह से मुझे ना करने पड़े, बट मेरा स्ट्रगल था, मेरा हार्डवर्क। दूसरी चीज़ ये भी अच्छी होती है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो सब पूछते हैं, तुम क्या SC क्यों, तुम अपनी हो, तो ये वहाँ पे होता है, तुम अपनी हो। तो ये अपनापन वहाँ से जुड़ गया था। MD भी बहुत अच्छे से पास आउट हो गई। MD के ड्यूरेशन में मैं शादी हो गई थी। उस समय पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था ज़रूर कि हमें जिस तरह से एनवायरनमेंट शायद हमारे माँ बाप ने सिर्फ पढ़ना हमको सिखाया था, हम ये ना करें, हम अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि हम किस कास्ट को बिलोंग करते हैं और हम क्या हैं। अब ये हमें बहुत ज़रूरी है बताना। मेरी बेटी MBBS कर रही है लता मंगेशकर में, मेरी एक बेटी सावंगी में है। मैं यहाँ उन दोनों को लेकर आई ये दिखाने के लिए बेटा कि क्या होता है इसका। हम तुम्हारे साथ में हैं, वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग। आपको एक चीज़ करनी है और आपको हार्ड वर्क करना है, और नाउ यू हैव टू प्रूव यू आर द बेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब हमें बहुत ज़रूरी है सिखाना अपने बच्चों को। अभी एग्जैक्टली हम फिर हमारी हिस्ट्री दोहरा रही हैं। जो हमारे पेरेंट्स लोगों ने देखा था वो अब हमारे बच्चे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अब तो सीधा सीधा पूछा जाता है। सबसे पहले आपका नाम नहीं पूछते, आपका पहले पूछते हैं सरनेम, और आपका सरनेम इटसेल्फ रिवील करता है आप कौन से कास्ट के हो। ये होता है, ये पक्का होता है, और ये मेडिकल कॉलेजेस में बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। ओके, आपका सरनेम अगर मैंने बता दिया मैं ताकसांडे हूँ, तो अच्छा ये SC को बिलोंग करती हैं, ये कामले हैं, ये SC को बिलोंग करती हैं, तो ये होता है। इसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले ना सेल्फ अप्रिसिएशन सीखिए, खुद को अप्रिशिएट करना सीखिए। अनलेस यू डू नॉट लव योर सेल्फ, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। खुद से प्यार करो, खुद को अप्रिशिएट करो। एक ही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं अपनी बेटियों को भी हमेशा बोलती हूँ, हार्ड वर्क के लिए कोई और दूसरा इज़ इक्वल टू कुछ नहीं है। हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज हार्ड वर्क। जहाँ आपने मेहनत की वहाँ पे आपको सब कुछ फल मिल गया। अब दूसरी और चीज़ मैं बहुत इस जनरेशन के बच्चों को बताना चाहती हूँ कि ये मोबाइल का जो आप लोगों ने क्रेज़ डाला है ना बच्चे लोग, इसमें आप ना थोड़ी सी अपनी चीज़ें जो बेनिफिशियल है उतना देखो। आप अपना लक्ष्य बनाओ, मेरा ड्रीम बनाओ कि मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है। उसमें आपको ज़रूर अपने संगठन के साथ में चलना पड़ेगा, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, इतना ज़रूर लेके चलिएगा। विदाउट हार्ड वर्क
देयर इज़ नथिंग इन योर लाइफ। आज हम आपको दिख रहे हैं सारे मंच पे इतने बड़े बड़े लोग, सबको लग रहा है कि ये सब बहुत ही ग्रेट है और सब कुछ कर रहे हैं। एवरीवन इज स्टिल स्ट्रगलिंग, देयर इज़ नो एंड, देयर इज़ नो फुल स्टॉप कि आज आई एम ग्रेट एंड एवरीथिंग इज़ ओके ओके फ्रॉम माई साइड, मैं बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। एवरी डे देयर इज़ अ स्ट्रगल इन योर लाइफ, you have to face that struggle and that struggle should be faced with the hard work। मेहनत करो, जहाँ मेहनत है वहाँ पे कोई आपको किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रख सकता। Keep on reading books, keep on talking to your community, keep on seeing what the world is doing। ये मत देखो और कंपेयर मत करो अपने आप को, बट येस डेफिनेटली अपने आप को सेल्फ अप्रिसिएशन करके कि हार्ड वर्क के साथ में आगे बढ़े। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन, कीप फेथ इन योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क and focus what you want in your life। That's what from my side। Thank you so much। Good afternoon one and all। नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आज हम यहाँ हैं तो शायद पहली चीज़ जो है वो है शिक्षा, दूसरा मेहनत और तीसरा लड़ने का जज्बा, the fighting spirit। We are here because we never succumb to, never surrender to the situation and the circumstances that are being thrown to us। So एक जो चीज़ है ना, ये एक्सेप्ट कर लो, चैलेंजेस है, रहेंगे और छोटे से बड़े होते जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई इज़ द ओनली वेपन दैट कैन मेक यू स्ट्रॉन्ग। आई एम श्योर आपके चैलेंजेस बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट लेवल के हैं, बट इन सारे चैलेंजेस में भी अपने आप को आप कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके लिए मैं सिर्फ एक क्वाड्रेंट की बात करूँगी। रादर इट्स 4 quadrants, बट देयर आर 2 words विच यू मस्ट पे अटेंशन टू, जिनको लिखना है लिख लीजिए। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ये 2 चीज़ें जो है इसको आपने अपने ज़िंदगी में कैसे लेके आना है, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अर्जेंट भी होती है और कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी होती है। दूसरा होता है कि अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। और चौथा है कि अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट दोनों है, उसको पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, सो अर्जेंट के आगे आ जाएगा नेगेटिव माइनस का, एंड इम्पॉर्टेंट के साथ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तीसरा हमारा क्या होगा, अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो अर्जेंट के साथ प्लस आ जाएगा, इम्पॉर्टेंट के साथ निगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और चौथा हमारा क्वाड्रेंट जो होगा वो होगा नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट, सो दोनों के लिए क्या करना है, हमको नेगेटिव नेगेटिव साइन देना है, ठीक। सो अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट इज डू इट फर्स्ट। वो सारी चीज़ें जो आपको अभी इसी वक्त करनी है, अगर आप वो चीज़ें नहीं करेंगे तो उसके जो रिएक्शंस है, उसके जो रिपरकशंस है, उसका लॉन्ग टर्म आपके ही ज़िंदगी पे असर होगा, ठीक है। द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इन योर स्टडीज़। रोज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है, कि पढ़ाई का हो गया, फिर कोई और मेडिकल हेल्थ कंडीशंस है, उसे भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, राइट। नाउ कम्स दी third quadrant, urgent but not important। So what you do it, how you deal with it, you delegate it, किसी और को उसको delegate कर दो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ये 3 quadrant पे काम करेंगे तो ये it will give you lot of strength। चौथा तो ऐसा है, उसको delete ही करना है, because it's not urgent, it's not important। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें क्या आती है, योर सोशल मीडिया लाइफ। वन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज, सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर इन इंफॉर्मेशन इज़ देयर। और हर बार ये इंफॉर्मेशन सही होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वहाँ मिस इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ डिस इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ मैल इन्फॉर्मेशन होगी।
हमारी एनर्जी कहाँ फोकस होनी चाहिए ये हमने डिसाइड करना है। लाइफ इज़ नॉट अ 3 hours का मूवी। If you want the end to be, and for your own life, the end to be a happy, satisfying, worth living, then you will have to put in efforts every day. आप कैसे बनोगे, क्या बनोगे और कैसे अच्छे और strong बन पाओगे, the whole mechanism is with you. Take help of that and plan your life accordingly. So, do it first, schedule it, delegate it, delete it. Done? Thank you very much. सर्वांना नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं डॉक्टर राजरत्ना रामटेके। I am MBBS and MD in Physiology, presently working as Associate Professor in Physiology at Government Medical College, नंदुरबार। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं the daughters in higher education. Important, इसमें सबसे important word क्या है? Higher education. Is education important or higher important? कोई बोलेगा education important है, कोई बोलेगा higher important है। Education important है? What is education? What is education? Knowledge. Knowledge for what? To understand the society. Everyone is right, nobody is wrong. So education सिर्फ किताबें नहीं है, ओके? एजुकेशन से एक और चीज़ ऊपर होती है, वो होती है नॉलेज। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फाइंड योर एम या योर गोल इन लाइफ। आपको क्या बनना है? फॉर मी, मेरा गोल इन लाइफ है कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनोगे तो उसके लिए फिर आपने क्या क्या, उस मार्ग पे जाने के लिए क्या क्या करना है, ये आपको स्ट्रीमलाइन करना है। आपको सब ने बताया कि हार्ड वर्क करना है उस प्रोफेशन में सक्सीड करने के लिए, एकेडमिक्स में आपको, ओके? आई वुड से नो हार्ड वर्क ना, हार्ड वर्क मत करो। यू आर जनरेशन जेड, you have to do smart work. क्यों smart work? You are a smart generation, do smart work. Okay? अब आपको academics में जाके प्रोफेशन आपने सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया? क्यों नौकरी करनी है? पैसे कमाने हैं। पैसे क्यों कमाने हैं? खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो प्लीज़ आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको नौकरी क्या करनी है या आप अभी से डिसाइड कर लो, और उस हिसाब से अपना जो भी है आपके कदम जो है जाएंगे, जाने दो। सो हाउ कैन यू गो अहेड ऑफ द रेस्ट, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, ओके? उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। Whatever you do, do smart work. Life has ups and downs. It will give you opportunities everywhere, हर कदम पे। Grab those opportunities, give your best, 100% से ऊपर, but not hard work। कौन सा वर्क? Smart work। क्योंकि हार्ड वर्क बहुत सारे लोग करेंगे, सिलेक्ट कौन होता है? जो स्मार्ट वर्क करता है। प्लीज़ एक्सरसाइज प्रॉपरली, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, बिकॉज दैट इज ऑल फिजियोलॉजी। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड हेल्दी रहेगा, आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हुई तो आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो यू विल बी बेटर अहेड ऑफ द रेस्ट, ओके? एंड लास्टली जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी इज़ बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ इज़ आपको अपने मन का बोलते आना चाहिए, तो लर्न टू स्पीक। हम लोग बोलते नहीं हैं, बोलने की आदत डालो। आपके मन में जो भी है
उसको एक्सप्रेस करो. एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग्स. आप कोई बुक लिख रहे हो, इट इज़ एन expression. Okay, and with that, thank you very much, and lastly, be happy, be positive. Thank you. जय भीम. आज मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप उच्च शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर हैं, और मुझे इस बात का एहसास है कि आप में से ज़्यादातर लड़कियों का, विद्यार्थिनियों का यह मार्ग आसान नहीं रहा है. और अभी शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर से भारत में ही नहीं सारी दुनिया में दूसरा उदाहरण नहीं है. वो चाहते क्या थे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का स्तर क्या होना चाहिए. वो लिखते हैं, द स्टूडेंट शुड बी सो ट्रेन्ड, शुड लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट मे फेयरली बी कॉल्ड matter of fact and what is certainly mere a matter of opinion. Second, वो लिखते हैं, to distinguish issue and to separate question each on merit and without an eye to their bearings on some cherished theory. Third, वो लिखते हैं, learn to state fairly the opposition to those whose practical conclusion the learner is most stoutly opposed. Chauथा, be able to examine suggested idea and see what comes out of it before accepting it or rejecting it. Fifth, to develop an original student who should be able to weigh evidence, to follow and criticize argument. Essentially, he wanted students to develop scientific temper, where they examine ideas carefully before accepting or rejecting it. डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना की थी, एनलाइटेड इंडिया, जो बिना साइंटिफिक टेम्पर के, वैज्ञानिक मिजाज के संभव नहीं है. डॉक्टर अम्बेडकर यूज्ड टू गिव मीनिंगफुल मैसेजेस टू हिज पीपल. मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो भाषण उनका मराठी में है और जो उन्होंने अपनी 55वीं सालगिरह के अवसर पर दिया है. इसमें वह एक ग्रीक माइथोलॉजी की कथा सुनाते हैं. इसमें वो कहते हैं कि इससे उचित संदेश, इससे सटीक संदेश मुझे अपने दलित बांधवों को देने के लिए, वंचित वर्गों को देने के लिए नहीं मिला है. डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, दलित वंचित वर्ग के लिए सतत जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए कोई भी दलित बिना संघर्ष के, बिना यातना से महान नहीं बन सकता. इसके लिए उसे अग्निदिव्य से गुजरना होगा, ऑर्डियल ऑफ फायर. हमें अपने भविष्य के बनाने के लिए वर्तमान की सुख सुविधाओं को त्याग करने की हिम्मत और हौसला दलितों के पास होना चाहिए. दृढ़ निश्चय चाहिए. वह कहते हैं, त्याग और ज़्यादा त्याग, अपनी यातनाओं का त्यागों की गिनती ना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना, अपने बुद्धि के वैभव से सामाजिक दंगल में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए तपना होगा, तप करना होगा. अग्निदिव्य किए बना मनुष्य महान नहीं बनता है. एजुकेशन को वो डबल एज सोर्ड कहते थे, दुधारी तलवार. एजुकेटेड मैन विदाउट कैरेक्टर एंड ह्यूमिलिटी इज मोर डेंजरस देन बीस्ट. इफ हिज एजुकेशन वाज डिट्रीमेंटल टू द वेलफेयर ऑफ द पुअर, एजुकेटेड मैन वाज अ कर्स टू सोसाइटी. कैरेक्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एजुकेशन. एक जगह पर लिखते हैं, अवर बॉयज शुड लर्न टू थिंक. Firstly, they should prove that given the opportunity, they are inferior to none in intelligence and capacity. Secondly, they prove that they are not merely to learn the path of present happiness, but to make their community to be free, to be strong and respected. वह इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा का उपयोग समाज की उन्नति के लिए होना चाहिए. मिलिंद कॉलेज में दिए गए मार्गदर्शक पर भाषण में उन्होंने कहा है, मानव को केवल विद्या से कोई फायदा नहीं है, प्रज्ञाशील करुणा होनी चाहिए. जिसके पास करुणा नहीं है उसे मैं कसाई मानता हूँ. अगर आप डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को गंभीरता से लेते हैं तो आपको जीवन में प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता. डॉक्टर अम्बेडकर, फुले और ग्रामसी, और वेस्ट में ग्रामसी और मार्क्स, उन्होंने जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार किए हैं
उन्होंने समझाया था कि ये कोई आपके पूर्व जन्म का फल नहीं है, पर ये विषमता के आधार पर धर्म के ऊपर जो धर्म के कारण जो व्यवस्था बनी है उसके कारण आपकी ये स्थिति। आखिर चलो मैं सभी मेधावी छात्राओं को शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे विश्वास है व्यक्तिगत जीवन में सफलता की ऊंचाई छूने के साथ ही आप समाज कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम। अभी इस दूसरे दिन का जो सत्र है हमारा वो अभी हम समाप्त कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स टू आवर गेस्ट ऑल्सो। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय भीम। आप सभी से आशा करती हूँ कि इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस से सभी लोगों ने कुछ सीखा होगा। हमारे फर्स्ट सेशन की चीफ गेस्ट कांता आई हुम ने इन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमारे कॉन्फ्रेंस में सहभाग दिया। इसके लिए मैं उनका हमारे संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। इसके बाद मैं नालंदा एकेडमी की एलुमिना स्टूडेंट को संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे कॉन्फ्रेंस को दिया। इसके बाद मैं हमारे डेलीगेट्स स्टूडेंट को भी हमारे संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जिन्होंने अपने खुद के जिम्मेदारियों के भरोसे हमारी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इसके बाद मैं हमारे गेस्ट डॉक्टर स्वर्णमाला मस्के मैडम, नेहा ठोंबरे मैडम, शर्मिला जोगदन मैडम, डॉक्टर भारती ताकसंडे मैडम, डॉक्टर दिशा खैरे मैडम, मंजुला प्रदीप मैडम, डॉक्टर राजरत्न रामटेके मैडम, दीपा पवार मैडम, डॉक्टर सोनिका बोधी मैडम, इन सबको मैं संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट को अपनी जर्नी के बारे में बताया। कुछ पाने के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। भविष्य में उनको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, इसकी मैं आशा करती हूँ। अब इसके बाद मैं संघमित्रा टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत ली है। इसके बाद मैं मीडिया टीम को भी हमारे संघमित्रा टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसके बाद मैं नागलोक विहार की कमिटी को मैं संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये विहार दिया। हमारे वॉलंटियर्स, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट को नागलोक लाने के लिए और हमारे संघमित्रा टीम को बहुत सहयोग किया, इनका भी मैं संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सुबोध भाऊ, जिन्होंने हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अच्छे से बैनर डिज़ाइन करके दिया, उनको भी मैं संघमित्रा टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगी। इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे नालंदा अकादमी के फाउंडर अनूप कुमार सर, इन्होंने हमारी संघमित्रा टीम को बहुत हेल्प की है। उनको मैं संघमित्रा टीम की ओर से स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी। आखिरी में एक थॉट बोलना चाहूँगी। एक सशक्त शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार है और वो हमें हमारे संविधान ने दिया है। जय भीम। थैंक यू।